Here we go, money talk. Here comes the money, 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 money. Dollar, 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 dollar. Ching, ching, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money, then your talking don't matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. You take the dollar, dollar, can it? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सन लीग पंडिट्स चैनल। सो द मेन रीजन हमने इस वीडियो को बनाने को सोचा इज आपने सुना होगा कि एफएफपी अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कि यूएफए ने डिसाइड किया है कि एफएफपी को चेंज किया जाए, रिवैम्प किया जाए ड्यू टू अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एफएफपी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अभी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो वी विल डिस्कस व्हाई द करंट एफएफपी मॉडल इज नॉट वर्किंग या उसमें क्या लैक्सिटीज है। And we'll also discuss what are our thoughts on the current FFP regime which is planned to be introduced. So let's get started. भाई लोग अगर हम लोग एफएफपी को देखें तो 2011 में यूएफए ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और क्योंकि उस समय क्लब आ गए थे जो बेसिकली दे वर बाइंग देयर वे टू सक्सेस, जैसे चेल्सी हो गया, सिटी हो गया। पीएसजी का टेक ओवर तब शायद नहीं हुआ था या होने वाला था, काफ़ी क्लोज था, मुझे ध्यान नहीं, 10 साल हो गए इस बात को। तो एफएफपी को यूएफए के लाया था ये, और सबको ये कि थोड़ा जैसे एफएफपी समझाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा सबको कि सबको लगता है एफएफपी जो है खाली बड़े क्लब को इम्पैक्ट करता ज़्यादा। ऐसा नहीं, छोटे क्लब के लिए भी एफएफपी बहुत ज़रूरी था। आई थिंक छोटे क्लब के लिए ज़्यादा ज़रूरी था एफएफपी, क्योंकि छोटे क्लब खुद का डाउनफॉल कर ले रहे थे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पोर्ट्समouth को देख लीजिए, आप लीड्स को देख लीजिए, क्यूपीआर को देख लीजिए। लीड्स 2002 में वर प्लेइंग द चैंपियंस लीग फाइनल, उसके बाद वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हार गए थे वो लोग। उसके बाद 6 साल अगर आप आगे जाएंगे 2008-9 में देवर इन द लीग 2। छोटे क्लब मतलब बेसिकली करते क्या थे वो लोग कि वो बहुत बड़े बड़े लोन्स ले लेते थे, बड़ी बड़ी साइनिंग कर लेते थे, लेकिन जब उनको सक्सेस नहीं मिल पाता था तो ऑब्वियसली वो लोन पे बैक नहीं कर पाते थे, अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दे पाते थे, तो क्लब एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता था, पॉइंट डिडक्शन, तो ऑब्वियसली विल गेट रेलीगेटेड जब पॉइंट डिडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद क्लब को एट द एंड ऑफ द डे लिक्विडेट करना पड़ता था। पोर्ट्समouth 2 बार लिक्विडेट हुआ है, एंड मतलब एफए कप चैंपियंस थे पोर्ट्समouth 2008 में, और इस समय वो लीग 1 में खेल रहे हैं, थर्ड ईयर ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। तो ऑब्वियसली छोटे क्लब्स खुद को ही खत्म कर दे रहे थे, उनके लिए भी एफएफपी बहुत जरूरी था। और एफएफपी में मेनली यही होता है कि क्लब्स के जो लेजिटिमेट सोर्सेज होते हैं, कि मान लीजिए जैसे आपका जो टिकट से पैसा मिलता है, आपको जो स्पोर्टिंग रेवेन्यू हो गया, जैसे आप मान लीजिए अभी चैंपियंस लीग जीत गए, आप प्रीमियर लीग जीत गए, उससे जो पैसा मिलता है, और जो टीवी डील्स होती हैं, मेनली जो बिग मनी मिलता है क्लब्स को, सबसे ज़्यादा पैसे टीवी डील से मिलता है, ये सब आपके लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब बेसिकली इट वाज टू स्टॉप ओनर्स पंपिंग मनी इनटू द क्लब्स एंड बाइंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और इसमें एफएफपी में स्टेडियम और यूथ टीम का जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ऑब्वियसली सिटी ने अपना स्टेडियम बहुत रिवैम्प कर दिया जब से नई एरा आई है, तो वो एफएफपी में नहीं जोड़ा जाता, वो एग्जेम्प्टेड होता है, क्योंकि वो फुटबॉल को डेवलपमेंट और यूथ टीम का जो डेवलपमेंट होता है फुटबॉल के लिए इन जनरल गुड माना जाता है कि अगर आप स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं, अपनी यूथ टीम डेवलप कर रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर द लॉन्ग फ्यूचर। बड़े क्लबों की बात करें तो 2014 में जैसे सिटी हो गया, और सिटी मतलब आता जाता रहता है एफएफपी के साथ, रोज का है। और पीएसजी ने भी कभी कभी दे हैव फ्लर्टेड विद द एफएफपी रूल्स। तो अचिन, वुड यू लाइक टू बेसिकली अपने व्यूअर्स को समझाना चाहोगे कि क्या सिटी ने हुआ था और क्या किया था, और पीएसजी का क्या सीन था? तो पीएसजी और सिटी पे आने से पहले आई जस्ट शेड सम लाइट ऑन जो उत्कर्ष ने पॉइंट रखा था क्यूपीआर और लीड्स के बारे में, कि कैसे छोटे क्लब अपने आप को एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते थे एंड दे टेंड टू गेट देमसेल्व्स इन ट्रबल विदाउट बीइंग फाइनेंशियली साउंड। तो आप यूएस में, आप लोगों को पता नहीं होगा वैसे, बट यूएस में क्या होता है, जो एनएफएल एंड एनबीए होती है, जो वहाँ पे मेजर स्पोर्ट्स लीग्स होती हैं, वहाँ पे देयर इज अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। सो दिस इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द प्रीमियर लीग। उस प्रीमियर लीग में क्या होता है, जैसे अगर यूनाइटेड बहुत सारा पैसा कमाती है कमर्शियल अपने रेवेन्यू से, स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह से, उतना बर्नली नहीं कमा पाएगी फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज दे नॉट सपोर्टेड एज मच, उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है नहीं। बट यूएस में क्या होता है, जो बड़ी टीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एनबीए का मैं एग्जांपल दूं, एलए लेकर्स हो गई या कोई छोटी और टीम हो गई जो लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे एनबीए में, व्हिच इज समवॉट लेस सपोर्टेड, तो उसका क्या होगा कि जितना एलए लेकर्स कमाएंगी उतना छोटा टीम कमाएगी, बिकॉज द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इज स्प्लिट इक्वली बिटवीन ऑल द क्लब्स। तो आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कमा सकते हो, उसके बाद जो आप ओवर एंड अबव उसका कमाते हो, दैट विल बी स्प्रेड बिटवीन द क्लब्स। With what happens is, उससे क्लब्स जो वहाँ पे क्लब्स रहते हैं, they are financially sustainable, और they are not getting like lesser chunk of money, जो आप देखते हो यूरोपियन फुटबॉल में होता है। बट इसका एक मेन रीजन why that happens in the US and why it's not possible in European football is because US में there is no promotion and relegation। NBA की जो टीम होती है वो NBA में ही खेलती है, चाहे वो सीजन लास्ट फिनिश हो या उस सीजन वो eventually they win the NBA। So there is no such difference, so that is why that revenue sharing model is viable there।
बट अगर मैं PSG और सिटी पे आऊँ तो PSG और सिटी का आपने देखा होगा 2014 में पहली बार बैन हुए थे वो, बिकॉज दैट वाज फॉर द ब्रीच ऑफ सिंपल FFP रूल्स कि 3 साल के पीरियड पे यू कैन नॉट हैव मोर देन 30 million losses, 30 million euros in losses, and that is what happened with PSG and City, that they breached that rule and they had losses exceeding that amount. और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यूएफए ने फर्दर किया तो उनको पता चला कि जो उनकी एटिहाद एयरवेज के थ्रू सिटी की जो स्पॉन्सरशिप थी एंड कतार टूरिज्म अथॉरिटी की जो PSG की स्पॉन्सरशिप थी, देयर वाज सम डॉजी डिटेल्स इन दैट। इसमें क्या किया था कि जो इन्फ्लेशन कर दिया था स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट का, तो व्हाट हैपेंड इन PSG's केस इन पर्टिकुलर कि जो कतार टूरिज्म अथॉरिटी थी, PSG ने दिखाया था बुक्स पे कि उन्होंने 1 बिलियन पाउंड्स की स्पॉन्सरशिप उन्हें दी है ओवर अ 5 year period, which is a lot obviously, but what the truth was actually कि 2.5 million pounds per year का ही स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, not such an exorbitant amount। और क्या हुआ था कि that only totals to around 12.5 million pounds। तो अब देखिए इतना ज्यादा over 900 million pounds का इतना डेफिसिट है जो that was actually being pumped in by the owners themselves। ये ना कोई स्पॉन्सरशिप से आ रहा था ना कुछ। एक जो FFP का मेन रीजन था आने का कि ओनर्स अपना पैसा नहीं लगाए, तो क्लब खुद अपने बल पे कमा रहा पैसा, जो अपने टिकट्स के थ्रू, अपने मर्चेंडाइज के थ्रू, वो उससे ही उसको उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो एक्चुअली PSG एंड मैनचेस्टर सिटी वर एक्चुअली ब्रीचिंग द वेरी focus of those rules. So this is why they were banned in the first place. But coming to why FFP is being changed, and I'll come to Utkarsh now, there are, like, you can say 3 main reasons why FFP is being changed now. उसका पहला एक रीजन है कि क्लब्स को ज्यादा इन्वॉल्व करने का एक प्रपोजल रखा गया है कि जो क्लब्स है उनको कंसल्ट करके रूल्स बनाए जाए, इंस्टेड ऑफ यूएफए मेकिंग द रूल्स इन आइसोलेशन एंड आस्किंग एवरीबॉडी टू फॉलो देम ब्लाइंडली। तो अब क्या होगा, फाइनेंशियल काउंसिल नहीं बनाएगा यूएफए का रूल्स, देयर बिग क्लब्स विल बी इनवाइटेड, दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड। सो आपके मैड्रिड, बार्सिलोना, जुवेंटस, PSG, Manchester United, Manchester City, these clubs will be invited to the table, give their opinions, and उसके बाद एक probably draft बनेगा rules का। तो Utkarsh, do you think this is a better proposal in terms of involving the clubs, or do you think UEFA को ही ultimate authority होगी? Before I move on to your question, I would मतलब viewers से एक अपील है हमारी कि if you are liking our content, please do subscribe to our channel. We are on the road to 400 subscriber, और एक subscriber हमें उसके बाद it's road to 500, and don't forget to like this video. We hope we can hit 30 likes on this video. So 30 is not a big benchmark. I think we can achieve that. So coming on to your question, पहले एक point ये भी बताना चाहूँगा कि UEFA को FFP बदलने की जरूरत क्या पड़ी इस साल, क्योंकि हमने शायद मिस कर दिया था। तो इस साल ऑब्वियसली आपको पता है पैंडेमिक आ गया, टिकट रेवेन्यू जो सबसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है क्लब की आफ्टर द टीवी डील्स, वो जीरो हो गई है 1.5 साल से, क्योंकि पिछला आधा सीजन और ये पूरा सीजन इन्होंने बिना फैंस के निकाल दिया है। तो जैसे आर्सेनल को देख लो, आर्सेनल हैज पोस्टेड मोर देन 100 million लॉसेस, यूनाइटेड का भी कुछ ऐसा ही हाल है क्योंकि टिकटिंग रेवेन्यू एकदम जीरो हो गया है। तो इस साल में जो उनका ब्रेक इवन रूल होता है कि पिछले 3 साल में आपके जो लॉसेज हैं, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपकी इनकम है, उसमें 30 मिलियन यूरो से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस साल ऐसा करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, क्लब इतना ज़्यादा लॉसेस इंकर कर रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। तो मेरे हिसाब से ये जो यूएफए चेंज ला रही है सही है। एंड कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन कि क्या खाली बड़े क्लब को बुलाना सही होगा, मतलब मेरे इन जनरल सारे क्लब्स को इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि FFP सब पे लागू होता है। इट स्टॉप्स द स्मॉल क्लब फ्रॉम ब्लोइंग, खुद को ब्लो करने से रोकता है उनको। तो खाली अगर बड़े क्लब को बुला लेंगे तो आई थिंक पहली बात तो फेयर नहीं होगा किसी भी क्लब पे कि FFP सब पे लग रहा है तो सबको इनवाइट करना चाहिए, एंड सबको इनवाइट करना वुड नॉट बी फीजिबल। तो मेरे हिसाब से जो एक मेरे दिमाग में एक ऑप्शन आता है कि जैसे मान लो प्रीमियर लीग में कोई भी लॉ चेंज होता है, कोई मेजर लॉ चेंज होता है, तो क्लब्स उसे वोट करते हैं, एंड व्हेन जब उसमें मेजॉरिटी आ जाती है तो मतलब वो आपको पता ही है, जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन वाला हुआ था, 2 minutes of silence for Jurgen Klopp, तो सब्स्टिट्यूशन वाला हुआ था, तो उसमें ऑब्वियसली एवरीबॉडी वोटेड। तो मेरे ख्याल से क्लब्स को एक वोटिंग करनी चाहिए, एंड दे शुड अपॉइंट समवन टू रिप्रेजेंट देम एट यूएफए एंड बार्गेन देयर एंड ऑफ द डील, क्योंकि सारे क्लब्स को इनवाइट करना वुड नॉट बी फीजिबल। मतलब ये भी यूएफए का पॉइंट सही है आई थिंक, इसलिए वो बड़े क्लब्स को बुला रहा है, लेकिन छोटे क्लब्स को ना बुलाना एक क्या कह सकते हो, वुड नॉट बी राइट ऑन द स्मॉल क्लब्स। एंड आई थिंक क्लब्स शुड वोट ऑन कैंडिडेट्स जो उनकी लीग को रिप्रेजेंट करेंगे एट यूएफए, और मेरे ख्याल से जितनी भी टॉप टियर लीग्स हैं यूरोप में, उससे एक एक बंदे को, मतलब दे शुड डू अ वोटिंग एंड सेंड समवन टू यूएफए टू बार्गेन देयर डील। खाली बड़े क्लब्स को बुलाना ऑब्वियसली वुड नॉट बी फेयर। सो विद दैट विल कम टू द सेकंड वन। आई थिंक उत्कर्ष ने काफी सही बोला कि कैंडिडेट्स जो सारे क्लब्स के इंटरेस्ट रखें, नॉट जस्ट वन क्लब, बिकॉज उससे क्या होगा कि बड़े क्लब्स के ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रूल्स बनेंगे, एंड जो छोटे क्लब्स हैं उनके इंटरेस्ट नेग्लेक्ट किए जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट बाय उत्कर्ष। बट इफ यू कम टू द सेकंड पॉइंट,
and Utkarsh will like begin with that, is that about salary caps. So एक proposal रखा है UEFA ने कि they might be introducing a limit on how much the wage budget of a club can be. So what they will do is, this is also like I'm comparing again with the US system. US में salary caps, I think this is something which UEFA has bothered from the US. कि US में salary caps are actually in place right now in the NFL, in the NBA. तो एक क्लब्स जैसे आई थिंक NBA में जो NFL में जो करंट अभी सैलरी कैप है दैट इज अराउंड $189 million. तो उसके अब कोई क्लब पे नहीं कर सकता. अगर वो देता है तो ऑब्वियसली दे विल बी आस्क्ड टू पे अ लग्जरी टैक्स जो काफी एग्जॉर्बिटेंट होता है. सो दैट वो क्लब्स की स्पेंडिंग कर्व करता है एंड इन टर्न जैसे वो मैंने रेवेन्यू शेयरिंग का बताया था, इससे क्लब्स अपने आप को पैसे अपने मींस के अपने दे स्टे विद इन देयर मींस, दे डोंट स्पेंड मच मोर देन व्हाट्स नीडेड. तो उत्कर्ष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सैलरी कैप बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या लगते हैं? सैलरी कैप आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम पिछले 5, 6 या 10 सालों से देखो जो फुटबॉल में द अमाउंट ऑफ मनी हैज़ मतलब ब्लास्टेड थ्रू द रूफ इन फुटबॉल राइट नाउ. तो अगर तुम देखोगे तो मनी मोटिवेटेड ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं. जैसे अगर आप बात करो एलेक्सिस सैंचेज को देख लो, जब वो यूनाइटेड और सिटी के बीच में उसके पास ऑप्शन था, तो यूनाइटेड ने उसको इसीलिए साइन किया बिकॉज दे वर ऑफरिंग वेजेस विद ऑब्वियसली सिटी कुड नॉट मैच, क्योंकि सिटी का जो वेज स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, वो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, अपने ड्रेसिंग रूम हार्मनी खराब नहीं करना चाहते. तो अगर वेज कैप आ जाती है, वेज कैप होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिटी एंड यूनाइटेड कुड ऑफर द सेम अमाउंट. ऑब्वियसली एलेक्सिस वुड हैव गॉन टू सिटी बिकॉज दे वर द बेटर क्लब एट दैट टाइम एंड दे आर द बेटर क्लब नाउ. तो अगर वेज कैप आ जाती है तो ऑब्वियसली आई थिंक इट विल बी अ वेलकम मूव. जैसे क्योंकि फीजिबल भी नहीं है, जैसे चाइना को देख लो आप, चाइना में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेजेस होती थी, वो वेज कैप ले आए क्योंकि वहाँ पे तो स्टेट बैक था सब कुछ, क्योंकि उनके पास इतनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं थी, कोई इनकम नहीं थी, स्टेट उनको पैसे दे रही थी एंड दैट्स व्हाई दे वर ऑफरिंग सो मच वेजेस. लेकिन अब स्टेट ने उस पर कैप लगा दी तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर लीविंग द CSL. तो यही है कि लॉन्ग टर्म में फीजिबल नहीं है. और ऑब्वियसली जो स्टेट बैक क्लब्स हैं वही कर सकते हैं. जैसे स्टेट बैक क्लब्स जैसे मान लीजिए आपका PSG हो गया, सिटी तो नहीं करता, लेकिन PSG डज ऑफर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेजेस. जैसे नेमार की वेजेस देख लो, एम्बापे की देख लो. बार्सिलोना में भी काफ़ी है कि एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि रिगार्डिंग टू बार्सिलोना कि इफ़ वेज कैप आ जाता है तो आई नो इट्स नॉट अबाउट मनी फॉर मेसी, लेकिन अगर वेज कैप आ जाता है तो जो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज समवॉट ओवर द टॉप, उसको हम अगर कर्टेल कर पाते हैं तो हमारे लिए एक तो फाइनेंशियली थोड़ा वायबल होगा उसको मेसी को रखना. और ऑब्वियसली जो अगर मान लीजिए PSG जैसे इस करंट मार्केट में ऑब्वियसली कैन ऑफर मोर देन बार्सिलोना, अगर वेज कैप आ जाता है तो दोनों की जो ऑफरिंग होगी आई थिंक वी कैन मैच PSG. अगर कोई 200 pound a week तो कम हो गया, 200,000 pound, 300,000 pound a week अगर वेज कैप आ जाता है तो आई थिंक वी कैन मैच दैट एज अ क्लब. और आई थिंक इट विल बी गुड फॉर फुटबॉल इन द लॉन्ग रन इन जनरल. आई थिंक उत्कर्ष ने सही कहा बिकॉज सैलरी कैप्स का ऐसे उसने एग्जांपल दिया. दिस इज आल्सो दिस रीसेंट एग्जांपल ऑफ एलेक्स सॉन्ग. उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि इफ आई वाज आई न्यू आई वाज नॉट गोइंग टू प्ले अ लॉट एट बार्सिलोना, बट जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा कितनी वेजेस मिलने वाली थी मेरे को, आई कुडंट से नो. तो आप देख सकते हो कि इससे एक फायदा ये भी होगा कि क्लब्स प्लेयर्स विल एक्चुअली गो टू क्लब्स प्रोजेक्ट के बेसिस पे, नॉट बीइंग गिविंग मोर मनी. आई थिंक दैट विल बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर फुटबॉल. बट इफ यू सी अ पोटेंशियल कॉन ऑफ इट, ऑब्वियसली उत्कर्ष ने काफी बेनिफिट बताए एंड राइटली सो. तो एक कॉन इसका ऐसा भी हो सकता है कि यूरोपियन सुपर लीग का जो एक पॉसिबिलिटी है, आइडिया है, दैट कुड बिकम क्लोजर टू रियलिटी. बस बड़े क्लब्स क्या करेंगे अगर उन्हें लगता है उनकी परचेसिंग पावर इज बीइंग कर्व्ड, बेसिकली उनका जो एडवांटेज है, फाइनेंशियल एडवांटेज एक तरीके से हटा दिया जाएगा. तो दे माइट ऑप्ट फॉर मेकिंग अ ब्रेक अवे इनटू अ न्यू लीग ऑल टुगेदर, जिसमें उनकी दे हैव ऑल द पावर विद इन देमसेल्व्स, कितना वो खर्चना चाहते हैं, हाउ मच मनी दे टेक, लाइक हाउ मच रेवेन्यू दे आर अर्निंग, उस पर कोई लिमिट ना हो. तो एक इंसेंटिव उनको और मिल जाएगा टू ब्रेक अवे इनटू द यूरोपियन सुपर लीग. जैसे Bartomeu was actually revealed to have had conversations regarding European Super League, as well as Florentino Perez and जो बड़े-बड़े owners हैं big European clubs के, उन्होंने actually they had some sort of conversation regarding having a European Super League and breaking away from their respective leagues और एक अपनी खुद की लीग बनाएं. तो obviously they can earn a lot more revenue because people will choose to watch the likes of Bayern Munich and Real Madrid in action instead of the leagues without La Liga या Bundesliga, जिसमें Bayern Munich no longer contest if the European Super League materializes. तो इसका एक सैलरी कैप का लाने का एक पोटेंशियल कौन ये हो सकता है कि clubs try to
push through with the European Super League even more without thinking of the consequences, क्योंकि consequences जैसे UEFA and FIFA ने threaten तो किया है players को कि कि they can't contest in the World Cup or in the Champions League, and that is something a very big punishment because these are the premier competition. So it could be a potential con कि आगे जाके European Super League की conversation ज़्यादा materialize होने के chances हो सकते हैं. So I think that could be sort of a con of salary caps. कह सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो प्रोस काफी आउटवे कर देते हैं कॉन को. वैसे अगर तीसरे पॉइंट पाए हम लोग कि तीसरा पॉइंट यूएफए ये सोच रही है कि जैसे मान लो जो बैन लगते हैं क्लब पे, जैसे सिटी का भी दो साल का बैन लगा था चैंपियंस लीग में, ऑब्वियसली इट वाज ओवरटर्न बाय द सीएस, और मिलान पे 2018 में लगा था यूरोपा लीग में बैन. तो अब जो नई रेगुलेशंस आएंगे एफएफपी में, उसके अंडर ये बैन यूएफए हटाने की सोच रही है, और खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे. मान लीजिए अगर आप एफएफपी का ब्रीच करते हैं तो यू हैव टू पे अ सर्टेन फाइन एंड यू विल गेट अवे विद इट. मेरे हिसाब से पहले जो 2 पॉइंट है आई थिंक मैं उनसे काफी एग्री करता हूँ, लेकिन ये पॉइंट मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे तो हम जहाँ से शुरू किए थे हम वही वापस पहुंच गए. जैसे क्लब्स को मान लीजिए इफ दे विल रिजर्व अ बैंक अराउंड 10-20-30 मिलियन, जिन क्लब्स के पास पैसा है वो अलग से एक बैंक बना लेंगे कि जब भी मान लें एफएफपी वॉलेट करते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम्स होता है, तो एफएफपी में वॉलेट करते हैं तो हम इस निकाल के इनको फाइन दे देंगे, और कोई ऑब्वियसली दे विल नॉट बी आउट ऑफ द प्रीमियर कंपटीशन. तो मेरे हिसाब से ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, एंड आई थिंक यूएफए शुड रीथिंक दिस कि ओनली इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस वुड नॉट मेक द क्लब फॉलो एफएफपी, क्योंकि एक तो एफएफपी में वो अब जो एफएफपी की पॉलिसी बनेगी उसमें वो पार्ट भी ले रहे हैं. तो जो पनिशमेंट अगर यूएफए देता है और अगर वो हार्श पनिशमेंट देता है तो इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि अब आप पॉलिसी मेकिंग में पार्ट है, उसके बाद भी अगर उसको एफएफपी को तोड़ रहे हैं तो आप पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लगनी चाहिए, लेकिन खाली इकोनॉमिक सैंक्शन लगना मेक्स नो सेंस इन माय ओपिनियन. I think Utkarsh is right because specifically about the fact that अगर आप पॉलिसी मेकिंग में आप खुद इन्वॉल्व हो तो आप पे एक ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है. और उसके अलावा भी आप देखो एग्जिस्टिंग एफएफपी में जब क्लब्स लूप होल्स फाइंड करके इतना ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नो थ्रेट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैंक्शन तो ये बढ़ जाती है. So Utkarsh, do you want to sort of discuss the जो existing ऐसे लूप होल्स हो सकते हैं, जैसे off the top of my head I can remember that Arthur Pjanic deal जो काफी बैलेंसिंग बुक्स थी. So what are the loopholes which clubs have been exploiting till now? जैसे लूपहोल की बात करें अगर, तो लूपहोल में मेनली यही होता है कि जो क्लब का असेसमेंट होता है वो 3 साल का होता है. पिछले 3 सालों में आपका कितना सेल्स है, कितना आपको प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो 30 मिलियन से ज़्यादा का 30 मिलियन यूरो से ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए किसी भी क्लब के लिए. अगर होगा तो ऑब्वियसली आप पे एक्शन लिया जाएगा, जो भी जितना भी आपका डेफिसिट ज़्यादा होगा. तो क्लब्स क्या करते हैं इसमें कि जैसे ऑब्वियसली देयर इज अ कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ 3-year पीरियड. तो जो स्पेन में फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई का होता है. अगर मैं आपको एक बार्सिलोना का एग्जांपल दूं, प्यानिच और आर्थर की डील छोड़ दूं, तो आपको याद है सिलिसन और नेटो का जब हमने ट्रांसफर किया था तो सिलिसन को हमने 35 मिलियन में बेचा था, और द सेम अमाउंट वी गेव टू साइन नेटो. लेकिन सिलिसन को हमने पहले बेच दिया था एंड वी साइन नेटो कपल ऑफ वीक लेटर. तो सिलिसन को हमने पहले क्यों बेचा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक ट्रांसफर ओनली टू बैलेंस द बुक्स था, क्योंकि सिलिसन को हमने 35 मिलियन बेच दिया बिफोर 1 जुलाई. तो वो जो 35 मिलियन थे वो पुराने 3-year पीरियड में आ गए, और जब नेटो को हमने 35 मिलियन में खरीदा तो दैट वाज आफ्टर 1 जुलाई, क्योंकि तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया था. तो वो जो 35 मिलियन का हमारा आउटले था नेटो पे, वो अगले 3 साल के पीरियड में कैलकुलेट होगा, जो हम कभी आगे जाके बैलेंस कर लेंगे. तो क्लब्स ऐसे छोटे मोटे जो लूपहोल्स हैं यूएफए में उसको ढूंढती रहती है, और आई थिंक यूएफए को इसको अमेंड करना चाहिए. यूएफए कुछ ऐसा लाने भी वाली है. तो आई थिंक क्या तुम हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहोगे कि क्या चेंज आ रहा है यूएफए में नहीं सॉरी एफएफपी में? आई थिंक एफएफपी में जो चेंज मेन आने की सोच रहे, जैसे उत्कर्ष ने कहा कि पिछले 3 साल का देखते हैं, तो दे प्लानिंग ऑन मेकिंग इट अ प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन फॉर एफएफपी. तो वो क्या करेंगे कि वो करंट ईयर का प्लस भी अपकमिंग 2 years का करेंगे. तो इससे ये फायदा हो कि क्लब्स ऑब्वियसली दे कैन नॉट ऑल्टर द अमाउंट ऑफ मनी दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग इन द फ्यूचर. तो दैट मेक्स द यूएफा जो एक ट्रांसपेरेंसी तो उससे आई जाएगी, प्लस एक क्लब्स का जो ये लूप होल्स का एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका था वो भी हट जाएगा. एक और तरीका जैसे उत्कर्ष ने नहीं बताया कि एक प्लेयर एमोर्टाइजेशन करके एक होता है, जो जिसमें जैसे पीएसजी ने किया था जब उन्होंने नेमार साइन किया था, तो उस साल उन्होंने एम्बापे लोन पे ले लिया था. सो व्हाट क्लब्स डू व्हेन दे गो फॉर एमोर्टाइजेशन इज कि वो अगर वो बड़ी फीस पे किसी प्लेयर को खरीदते हैं तो वो उस पेमेंट को स्प्लिट कर देते हैं इनटू मेनी ट्रांसफर विंडोज, जिससे वो उन पे एफएफपी में जिससे वो इन्वेस्टमेंट इट लुक्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट ओवर मल्टीपल पीरियड्स ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ट्रांसफर विंडो.
तो ये भी लूप होल था जो एक्सप्लॉइट करती थी। इस पे मुझे एक ही पॉइंट याद आता है कि सीरिया के क्लब से काफी ज्यादा करते हैं। देखो सीरिया में जितनी भी बड़ी डील होती है हमेशा 1 साल के लोन पे साइन कर लेते हैं, खासकर इंटर हो गए, एसी मिलान हो गए। तो ये क्लब्स जो एफएफपी के साथ ऑब्वियसली देयर एंटेंगल्ड विद एफएफपी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये लोग हमेशा ज्यादातर डील ऐसे ही करते हैं। मुझे लुकाकू वाली डील आज दे वर आस्किंग फॉर अ 2-year लोन एंड देन टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। बार्सिलोना को भी आप देख सकते हो कि ऐसा कर रही है, क्योंकि जैसे मान लो अभी न्यूज में आया था कि हमने अभी तक विडाल के पैसे पूरे नहीं दिए हैं, ऑब्वियसली विडाल हैज नाउ गॉन टू इंटर। तो जैसे तुमने बोला है काफी सही पॉइंट है कि पार्ट्स तो हम पैसे बांट दे रहे हैं, एंड उसकी वजह से एफएफपी में जो ये लूप होल है कि 3 साल में 30 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्लब्स आर गेटिंग अवे विद इट इन माय ओपिनियन। So I think with that we've covered most of what we wanted to regarding FFP. हमने आप लोगों को समझा दिया कि FFP का करंट सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे अभी हमने बताई डेफिशिएंसीज, और जो नया मॉडल आ रहा है उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द इकोनॉमिक सैंक्शंस पॉइंट। वी डू थिंक टुगेदर दैट इट्स अ ड्रॉबैक। सो आप लोग भी हमें बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो नया FFP सिस्टम आ रहा है, इज इट अ बेटर रिप्लेसमेंट? Does it have some things which you think are not being addressed? क्या आपको लगता है और भी कुछ FFP में potential rules डालने चाहिए? Please comments में mention करो। And what do you think about FFP in general, जो भी existing model है, क्या आपको लगता है existing model को ही थोड़ा सा change करना चाहिए या नया मॉडल आना चाहिए? आप हमें बताएं comment section में। And regarding new videos as well, we'll request you guys to comment down below what do you think कि हमें और किस पे वीडियो बनाने चाहिए। So we were thinking of making a video on the Chinese Super League कि जैसे अभी उत्कर्ष ने बताया भी था कि वहाँ पे काफी financial crisis हो रहा है, especially and also regarding many footballing controversies which have been happening regarding FFP and other controversies, उसको भी हम सोच रहे हैं एक्सप्लोर करने का। तो आप एक बार प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट अस टू डू दैट, as Utkarsh said, please like if you are able to reach, that will be very good, and we'll get sort of an indication from you guys कि आप चाहते हैं हम ऐसे कंटेंट बनाएं। And with that, I thank everybody for watching, and please like this video. Don't forget to subscribe to our channel. Obviously, एक बचा है हमारा 400 होने से पहले, so that will be a good milestone for us. And thank you everybody for watching. Bye bye guys.